लास्ट वीडियो में हमने देखा था गुडविल पार्ट थर्ड, जिसमें हमने लिया था गुडविल से रिलेटेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया था। हमारी अब सेकंड स्टेप चलती है इसके अंदर गुडविल की वैल्यूएशन में। सेकंड स्टेप आएगी कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो सकता है या एवरेज हो सकता है। डिस्कस करेंगे एवरेज कब निकाला जाएगा और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कब निकाला जाएगा। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए गुडविल में कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में कैलकुलेशन में क्या क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, वो देखते हैं इसके अंदर। तो देखिए हम यहां ले सकते हैं ऑल एसेट्स एक्सेप्ट देखिए इसमें हम एक तो कृत्रिम संपत्ति को छोड़ देंगे, सेकंड गुडविल की तो कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। नेक्स्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो हमने इनकम में भी नहीं शामिल किया था, तो यहाँ पे भी उसको क्या करेंगे हम इसमें से हटा देंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वहां पे भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था गुडविल के में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है यानी जिसका मेरे से बिजनेस से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट अगर मैं करता हूं तो वो मेरा क्या कहलाएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मैंने परचेज की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहना चाहते हैं तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट में आ सकता है आपका, अगर आपने किसी को पैसा दिया और आपका बिजनेस ट्रांसपोर्ट का है और उससे उसके बदले में गिरवी रखा है आपने कोई ट्रक, जो आपके ट्रक गिरवी रखा और कहा कि भाई जिस दिन तू पैसा देगा विद इंटरेस्ट ट्रक को ले जाना, ट्रक मेरे पास रहेगा। तो आपने उस ट्रक का यूज अपने बिजनेस में काम में लिया और ब्याज अपनी जगह चल रहा है, पैसा अपनी जगह चल रहा है, प्लस साथ में क्या बेनिफिट मिल गया आपको, ट्रक आपके बिजनेस में काम आया। तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया, बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, और जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं, बस सिर्फ इंटरेस्ट आएगा और पैसा। सेकंड हमारे पास गुडविल, क्योंकि गुडविल का तो कैलकुलेशन कर रहा हूं। कृत्रिम संपत्तियों में इसने दिया है, कृत्रिम संपत्तियां कौन सी होती हैं, ऐसी एसेट्स जिसे हम अपनी तरफ से मानते हैं। क्या क्या हो सकती हैं आपकी फिक्टिशियस एसेट्स में। तो देखिए इसके अंदर हो सकती है हमारे पास डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, second discount on issue of debenture, ये हमारी फिक्टिशियस एसेट्स, कृत्रिम संपत्तियां। एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो सकता है। इसके साथ हमारे पास तीन है, हमारे पास और भी हैं। तो ये हमारे पास है क्या, तो देखिए दिखाना चाहिए था आपको किस साइड में, एज लायबिलिटीज में से कम करके दिखाना चाहिए था डिस्काउंट को, बट इसे क्या करते हैं सिर्फ डमी ट्रांजैक्शन के लिए डिस्काउंट डेबिट लायबिलिटी साइड में तो आप ओरिजिनल दिखाते हैं और इसको कहां ले जाते हैं आप एसेट साइड में दिखा देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये क्या हो गया, डिबेंचर का भी सेम है। एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट किसी भी एसेट्स को आपने परचेज किया है क्योंकि वो पीएनएल का आइटम होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है, बट एक साथ आप उसे पीएनएल में से कम नहीं कर सकते।
तो ऐसे में ऐसे एडवर्टाइजमेंट जिसका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड तक मिलता है उसे हम कहां डाल देते हैं, कृत्रिम संपत्ति वगैरह में डालकर, एसेट्स में डालकर हर साल राइट ऑफ रिटर्न ऑफ करते रहते हैं। एक और है हमारे पास इसमें P&L का डेबिट बैलेंस। अगर P&L का डेबिट बैलेंस है तो उसे भी हम कहां दिखाते हैं, जबकि लायबिलिटी साइड में आता है। और आपने देखा होगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स की जो कैपिटल आती थी उसमें से कम करके दिखाते थे, बट यहाँ पर जब कंपनी वगैरह है तो इसे कहां दिखा देते हैं, एसेट साइड में इसे दिखा देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। चल एंड इसमें से लेस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, तो देखिए आउटसाइड लायबिलिटीज में हमारे पास कौन कौन से जो इसमें से लेस कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या रहते हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज में लीजिए करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर, डेब्ट्स एटसेट्रा। तो करंट लायबिलिटीज सारी आ गई, सारे हमारे पास क्या आ गए, लॉन्ग टर्म लोन्स एटसेट्रा, डिबेंचर, प्रोविजंस एटसेट्रा। इन सबका टोटल करते हैं और इसमें से लेस करेंगे। अगर हम इसे शॉर्ट में कहना चाहें तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल और P&L को छोड़कर और रिजर्व को छोड़कर जो भी बचता है वो सारे के सारे क्या कहलाती हैं, आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज। अगर हम इसे बात करें तो शॉर्ट में कह सकते हैं टोटल डेब्ट्स यानी लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, और साथ में क्या करंट लायबिलिटीज। लेस करने पर ये जो हमारे पास आता है इसे हम कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड इसमें से हम लेस करेंगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट का हमने एडजस्टमेंट आपको पहले बता दिया है। करंट ईयर जो करंट ईयर से रिलेटेड हमारे जब हमने इसका निकाला था एवरेज प्रॉफिट, वहां पर बताया था करंट ईयर के प्रॉफिट में क्या क्या एडजस्टमेंट है। तो ऐसे एडजस्टमेंट जिन्हें ध्यान रखना है आपके करंट ईयर के प्रॉफिट में से, जिस पे डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए कोई एसेट से तो उसमें डेप्रिसिएशन, कोई प्रोविजन बनाना भूल गए बेटर्स का तो वो लेस करने के बाद जो बचेगा उस पर आपका करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा, उसका हाफ करना है। और लेस करने के बाद जो बचता है इसे कहते हैं हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारे पास है। बात करते हैं इसके अंदर करंट लायबिलिटीज सब जानते हैं, आउट लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर सब जानते हैं। लॉन्ग टर्म लॉन्ग पीरियड के लिए दिया है तो शॉर्ट पीरियड के लिए दिया है तो करंट में चला जाएगा, डिबेंचर हो गया, प्रोविजंस आपके पास इसके अंदर आ जाएंगे। एंड लेस करेंगे यहां पर तो हमारे पास ये आएगा क्लोजिंग कैपिटल। बात आती है ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कब कहेगा, तो क्वेश्चन के अंदर आगे होकर कहता है कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को पर ही आपको क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि ये हमारे कहां काम आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के काम में। हमारे पास दो रहेंगे सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास क्या आती है, कैपिटल एम्प्लॉयड आती है, इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन के अंदर आगे भी कहता है कि आपको किस पे निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे, तो आपको क्या करना है, यहीं पर रुक जाना है, इससे आगे नहीं चलना। बट अगर क्वेश्चन के अंदर साइलेंट है, कुछ नहीं कहता है कि 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उस कंडीशन में आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है। और अगर कहता है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो भी आपको लेना है। जब साइलेंट है तो ये, और अगर आगे भी कहता है कि क्लोजिंग पे, तो ये वाला लेना है। अदरवाइज ये हमारे पास है करंट ईयर क्लियर है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपका इसके अंदर क्लियर है, ये हमारे पास आएगा। और ये निकलवाएगा हमारे पास क्या, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट निकलवाने में काम करेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी कहता है,
तो देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, दोनों में से, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं एफएम के अंदर क्या अर्निंग रेट जो निकलती है हमारी इक्विटी शेयर्स पे, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में 90% आपको दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो हम निकालेंगे। इसका भी फॉर्मूला है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकाला जाएगा। जो एफएम में फॉर्मूला यूज होता है वही डिविडेंड डिवाइड बाय डिविडेंड रेट निकालेंगे, तो इनका एवरेज करते हैं तो डिविडेंड या अर्निंग डिवाइड बाय नॉर्मल रेट अगर गिवन नहीं है तो नॉर्मल रेट का भी फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। देखिए नॉर्मल रेट निकालने का 90% क्वेश्चन में तो देगा, 10% चांस से नहीं दे, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला हमारे पास डिविडेंड, टोटल डिविडेंड या डिविडेंड अवेलेबल डिवाइड बाय मार्केट प्राइस शेयर्स की इनटू 100, तो ये मेरे पास आ जाएगा डिविडेंड रेट। डिविडेंड रेट या हम इसे कह सकते हैं अर्निंग, दोनों में से किसी पे भी निकाला जा सकता है। अर्निंग अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 या डिविडेंड अवेलेबल है तो डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। जो नॉर्मल रेट आएगी ये नॉर्मल रेट हो सकता है 5 साल का डाटा दे दे तो पांचों का टोटल करके एवरेज निकालेंगे, फिर उससे यहां पर पुट अप करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई करने पर ये हमारे पास आएगा एवरेज, वहां से उठाइएगा। बाकी हम इसका नेक्स्ट अगले में देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में वैल्यूएशन कैसे की जाती है गुडविल की, और उसके क्या मेथड है, 3 मेथड है, उनको कैसे अप्लाई करते हैं।